हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल एम एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर इश्यू ऑफ शेयर का जो चैप्टर है हमारा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं। खासकर वो स्टूडेंट्स जो राजस्थान बोर्ड से थे उनके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज हम जो सिखाने जा रहे हैं फोरफीचर, री इशू ऑफ और रिजर्व, ये जो 3 एंट्रीज सीखेंगे ये राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं है। सीबीएसई वालों ने ये सारा चैप्टर, पूरा चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ, रिवीजन तो आप लोगों को भी जरूरत होगी इसकी। तो आइए जरा देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। करें, चलो बेटा देखो, सबसे पहले तो फोरफीचर होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो तो आप लोगों को बड़ा आसान लगेगा। 3 ही एंट्रीज है और अभी जो सवाल आने वाले हैं वो छोटे छोटे से सवाल आएंगे, 3 एंट्रीज के ही। क्या हुआ, कुछ मत ढूंढो, अभी रहने दो, आओ। एक एक पन्ना पलटती है ये लड़की हमेशा। देखो बेटा, फोरफीचर क्या होता है। एक बच्चा था, मैंने उससे बोला अक्टूबर में फीस ला, नहीं लाया। मैंने सोचा नवंबर में ले आएगा, नवंबर में बोला लेके आ, नहीं लाया। मैंने सोचा दिसंबर में ले आएगा, वो दिसंबर में भी नहीं ला रहा। मुझे क्या करना चाहिए उसके साथ? आप लोग बताओ मुझे क्या करना चाहिए उसके साथ? निकाल देना चाहिए, उसे धक्के मार के यहां से निकाल देना चाहिए, उसे धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए, बिल्कुल, है ना। शेयर कैपिटल के चैप्टर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या टॉपिक है बेटा, जैसे एप्लीकेशन का पैसा तो हर कोई देने आता है, क्योंकि एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ ही देने आएगा, तो अप्लाई करने तो हर कोई आ जाता है। फिर जब हम शेयर अलॉटमेंट का लेटर भेजते हैं, और लेटर पे क्या लिख के भेजते हैं कि जैसे ही आपको ये सूचना प्राप्त हो आप अलॉटमेंट के पैसा लेके आ जाए। कुछ लोग ले भी आते हैं, हो सकता है कुछ लोग ना ला पाए, कोई मजबूरी हो, कोई फॉरेन जा रखा हो, मजबूरी हो सकती है, विदेश घूमने गया हुआ है, या मजबूरी है उसकी, पैसे नहीं देने आ पाया, है ना। पैसा खूब है, विदेश घूमने जा रखा है, आ नहीं पाया, नहीं पैसे दे पाया। अब क्या करें, उसको क्या करें? अभी तो माफ कर देना चाहिए एक बार, तो क्या पता अगले दिन आ जाए, जब फर्स्ट कॉल पैसे देना हो। हमने फर्स्ट कॉल पे वेट किया, वो फर्स्ट कॉल पे देने नहीं आया। ऐसी क्या मजबूरी है भाई, वर्ल्ड टूर पे गया है क्या, है ना। तो यानी कि फर्स्ट कॉल पे भी नहीं आया। अब हमारा गुस्सा चरम पे आ गया। हमने क्या किया, चल हमने सोचा एक और मौका है, अभी तो फाइनल कॉल है, क्या पता दोनों पैसे एक साथ आ जाए। हमने फाइनल कॉल का भी वेट किया, वो बंदा अब भी नहीं आया। अब हमें क्या करना चाहिए? अब कोई उपाय है क्या? सारी दुनिया पैसे दे चुकी है फाइनल कॉल तक के, उस बंदे ने नहीं दिए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अब हम उसको चिट्ठी पत्र सब कुछ भेज चुके हैं, सारी चीजें जितने भी हमें बात करनी थी ना, फोन वगैरह सारी चीजें कर चुके हैं, उसको सारे ऑप्शन दे चुके हैं। अब हमें उसको एक लेटर भेजना है लास्ट में, क्या, मुबारक हो, आपके शेयर कैंसिल हो चुके हैं, फोरफीट हो, जब्त हो चुके हैं। अब आपके पास वो जो शेयर अलॉटमेंट का कागज पड़ा है ना, उसका हवाई जहाज बना के उड़ाओ। यानी हमने अलॉटमेंट का लेटर भेजा था ना कि तेरे को शेयर मिल गया हमारी कंपनी का, उसका तू हवाई जहाज बना ले, अब वो तेरा वेस्ट हो गया, हमने तेरे शेयर जब्त कर लिए। अब जरा एक पॉइंट सोच के बताओ कि मैं जब उसके शेयर फोरफीट यानी कि जब्त करूंगा तो मुझे यानी कि कंपनी को फायदा होगा या नुकसान होगा? एक एक करके। फायदा, फायदा, नुकसान। नुकसान क्यों होगा? जो पैसे मुझे उससे मिलने वाले थे अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल के, फाइनल कॉल के, वो तो मिले नहीं। लेकिन एक बात तो ध्यान से सुनो, फायदा क्यों होगा? मुझे उस बंदे से एप्लीकेशन के समय पैसा मिला था, हाँ या ना। एप्लीकेशन के समय जो पैसा मिला था वो अब वो किसका हो गया? मेरा ही हो गया, क्योंकि उसके घर पे तो जो कागज पड़ा है वो वेस्ट है। तो यानी कि फोरफीट करना हमारे लिए फायदा है। फोरफीट करना हमारे लिए क्या है? फायदा है। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट हमारे लिए एक इनकम अकाउंट है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। सीखा था ना 11th-12th में, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो शेयर फोरफीचर वर्ड क्या है सर? शेयर्स को जब्त कर लेना। शेयर को जब्त कर लेना हमारे लिए फायदा या नुकसान है? हमारे लिए फायदा है, और फायदे डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं। अच्छा, जब मैं उसके जब मैं शेयर फोरफीचर करूंगा तो मेरी कैपिटल बढ़ेगी या कम हो जाएगी? मेरी कैपिटल कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस दिन मैंने फर्स्ट कॉल मांगी होगी, मैंने उस बंदे से भी मांगी होगी, मैंने लिखा होगा शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया होगा, बढ़ाया होगा। मैंने फाइनल कॉल मांगी होगी तब भी क्रेडिट किया होगा, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन वो क्रेडिट जो मैंने किया वो पैसा तो मुझे मिला ही नहीं ना। यानी कि आज वो क्या करने देना चाहिए? रिवर्स। फोरफीचर की एंट्री क्या होती है आइए मैं बोर्ड पे समझाता हूं, ध्यान से सीखेगा, कॉपी अभी कुछ नहीं करना। आओ, शेयर फोरफीचर, जब हम फोरफीट करते हैं तो एंट्री क्या होती है वो हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो आओ करें। देखो सबसे पहले यहां पे रिवर्स एंट्री पास करनी है, तो क्या करना है? शेयर कैपिटल बढ़ानी है या कम करनी है? बोलो,
हाँ बोलो बोलो, कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी ना, शेयर फोरफीट हो रहे हैं, शेयर जब्त हो रहे हैं, तो कैपिटल बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। शेयर कैपिटल को क्या करूंगा? डेबिट। और टू में वैसे तो ये सिखाया जाता है कि हर उस चीज का नाम लिखो जो हमें ना मिली हो। जैसे अलॉटमेंट ना मिली हो तो 2 शेयर अलॉटमेंट लिख दो, फर्स्ट कॉल ना मिली हो तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल लिख दो, फाइनल कॉल ना मिली हो तो 2 शेयर फाइनल कॉल लिख दो। और मान लो 2 चीजें नहीं मिली, फर्स्ट या फाइनल, तो लिखोगे 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल। तीनों नहीं मिली तो 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल। जो चीज नहीं मिली हो वो चीज क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है, जो चीज नहीं मिली हो। लेकिन मैं कहता हूं कि इन वर्ड्स का भी यूज मत करो, इन वर्ड्स की बजाय एक कॉमन वर्ड का यूज कर लो, उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। ये वर्ड यूज ही मत करो। क्या यूज करो? कॉल्स इन एरियर यूज कर लो। जो नहीं मिला उस पैसे को किस नाम से जानते हैं अपन लोग? तो कॉल्स इन एरियर को ही लिख देंगे यहां पे। कोई डाउट किसी को? पक्का? और क्योंकि फोरफीट करते समय फायदा होता है तो फायदा कौन से अकाउंट में जाना चाहिए? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, हाँ या ना? एंट्री कितनी आसान है बेटा, शेयर कैपिटल को डेबिट करना है क्योंकि कैपिटल कम हो रही है, 2 कॉल्स इन एरियर क्योंकि पैसा नहीं मिला इसलिए फॉरफीट किया, और 2 शेयर फॉरफीचर क्योंकि फायदा हुआ। थोड़े तो मिल गए थे ना एप्लीकेशन के टाइम, हो सकता है बंदे ने अलॉटमेंट भी दे दी हो, बाद में गलती करी हो तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिल गई होगी, वो पैसा यहां पे आ जाएगा। डन। मुद्दा जैसा मैं पहले भी कहता था कि एंट्री तो सबको याद हो जाती है, मुद्दा होती है उसकी वैल्यू। वैल्यू जरा ध्यान से सुनेंगे बेटा, बच्चों को सारी परेशानी वैल्यू में ही होती है और वही मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, बस आप याद रख लेना इन बातों को। यहां पे आएगा नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट, जितने शेयर फॉरफीट करने हैं, नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। कौन सी वैल्यू बेटा? कॉल्ड अप वैल्यू। जितने नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट करने हैं उनको मल्टीप्लाई किससे करना है? कॉल्ड अप से। इसको हिंदी में मैं बोलता हूं मांगी गई राशि। कॉल्ड अप का मीनिंग क्या होता है? मांगी गई राशि। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इस वर्ड को जरूर लिखेंगे जब मांगी गई राशि लिख दो या अमाउंट लिख दो, है ना? जब आप कॉपी करेंगे तो इंग्लिश मीडियम वाले भी लिखेंगे कॉल्ड अप क्या होता है, ठीक है, मांगी गई राशि। कॉल्स इन एरियर का मतलब कौन सा पैसा जो मिल गया या जो नहीं मिला? बिल्कुल सही, जो पैसा हमें नहीं मिला वो पैसा यहां पे। और शेयर फॉरफीचर में कौन सा पैसा? शेयर फॉरफीचर वो इनकम है, कौन सी इनकम? जो हमें उस बंदे से मिल गई, उस बंदे से एप्लीकेशन मिल गई तो एप्लीकेशन का पैसा, अगर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिल गई तो वो दोनों पैसा। लेकिन मैं कहता हूं कि शेयर फॉरफीचर में कभी भी रिसीव्ड मत निकालना, हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना। क्या निकाल लेना? बैलेंसिंग फिगर, यानी टोटल मांगा इतना नहीं मिला तो बचा क्या? जो मिल गया। 10 रुपए थे, 7 रुपए नहीं मिले तो कितने मिले? यानी ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया करो, इसको रिसीव्ड मत देखा करो। क्या देखना है आपको? इसको बैलेंसिंग फिगर, दिस माइनस दिस। डन। बताओ ये एंट्री समझ आई या नहीं आई? यहां पे कॉल्ड अप का मीनिंग क्या है मैं पहले ही एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि सारी गलती बच्चा कॉल्ड अप में ही करता है। जब एंट्री गलत होती है तो वो कॉल्ड अप की वैल्यू से होती है। अच्छा, मैंने जगह खाली नहीं छोड़ी, थोड़ी सी जगह खाली छोड़नी थी, कोई बात नहीं। यहां पे बताता हूं, चलो 2 मिनट बाद। कॉल्ड अप का मीनिंग क्या होता है वो बता देता हूं। कॉल्ड अप का मीनिंग होता है जिस दिन शेयर फॉरफीट हुए हैं उस दिन तक कैपिटल के कितने रुपए मांगे। क्या मीनिंग है? मैं क्या लिखूं इस बात को? कॉल्ड अप का मीनिंग क्या होता है? कॉल्ड अप का मीनिंग होता है जिस दिन शेयर फॉरफीट हुए हैं उस दिन तक, ध्यान से सुनना, उस दिन तक कैपिटल के, यानी सी वाली अमाउंट, प्रीमियम वाली नहीं, कौन सी वाली? सी वाली। कैपिटल के कितने रुपए मांग लिए थे? यानी जिस दिन शेयर फॉरफीट कर रहे हैं ना उस दिन तक कैपिटल के कितने रुपए मांगे थे उतने से डेबिट होता है। जैसे मान लो एक बंदे ने ना फाइनल कॉल तक पैसा नहीं दिया, तो फाइनल कॉल 10 रुपए का शेयर था, तो कितने रुपए से मल्टीप्लाई करूंगा? 10 से, क्योंकि जब मैं फॉरफीट कर रहा हूं उस दिन तक मैं कितने रुपए मांग चुका हूं उससे ऑलरेडी? पूरे 10 रुपए
मांग चुका हूं, है या ना। लेकिन अगर मैंने उस बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दिया, ठीक है, फर्स्ट को एप्लीकेशन थी 3 रुपए की, अलॉटमेंट था 2 रुपए का, फिर फर्स्ट कॉल फिर से 2 रुपए की, उस बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दिया, मैंने एक बार सब्र किया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, अब मेरे से सब्र नहीं हो रहा, ठीक है, 2 रुपए की अलॉटमेंट नहीं थी, सब्र कर लिया, 2 रुपए का जब फर्स्ट कॉल नहीं दी तो फिर मेरे से सब्र नहीं हुआ, मैंने कहा फाइनल कॉल का वेट नहीं करेंगे, कर दो इसको तो जब्त, है ना। तो अब हमें यानी कि यहां पे जब कैपिटल से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने रुपए से करेंगे, फोरफीट किस दिन कर रहा हूं मैं, फर्स्ट कॉल पे कर रहा हूं, फाइनल कॉल पे तो गया ही नहीं, फर्स्ट कॉल के बाद ही मेरा गुस्सा हाई हो गया और मैंने अब उसके शेयर फोरफीट कर लिए। फर्स्ट कॉल तक मैं उससे कितने रुपए मांग चुका हूं, 7, 3, 2, 2, यानी कि फर्स्ट कॉल के बाद कितने रुपए मांगे थे हमने, 7 रुपए, तो 7 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे। मान लो उसने अलॉटमेंट पे ही मेरे को, अब मैं गुस्सा आ गया और मैंने अलॉटमेंट पे ही फोरफीट कर दिया उसके, तो 5 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हो ना। जिस दिन फोरफीट करते हैं उस दिन तक काउंट कर लेते हैं कि कितने रुपए हुए। चलो, तो ये तो बात थी यहां पे कॉल अप की। अब अगला टॉपिक हमारा आता है यहां पे ऑन री इशू, ऑन री। अब देखो मेरा मकसद क्या होता है, मेरा मकसद होता है कि मैं शेयर कैपिटल इशू क्यों करता हूं, ताकि लोगों से पैसा आए और मैं अपना बिजनेस चला पाऊं। अब एक बंदे ने पैसा नहीं दिया या 10 बंदों ने पैसा नहीं दिया, इनकी वजह से मेरे को सामान खरीदने में दिक्कत आ रही है, मेरे को कोई बड़ी मशीनरी खरीदनी थी, अब उसमें थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं बेटा, मेरे को वो शेयर जब तो कर लिया मैंने, ठीक है, लेकिन मेरा मकसद क्या था शेयर इशू करने का, कि मैं मशीनरी खरीद पाऊं, मैं वो खरीद नहीं पा रहा हूं, मेरे पास तो पैसे कम पड़ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, ये जो शेयर मैंने फोरफीट किए थे ना, उसके नए कागज छाप के किसी नए बंदे को ढूंढ के एक ही बारी में पैसे लेके इशू कर दूंगा, री इशू। अब नया बंदा ऐसा ढूंढूंगा जो टुकड़ों में ना दे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, एक ही बारी में सौदा करूंगा, चाहे 2 रुपए कम मिल जाए चाहे 2 रुपए ज्यादा मिल जाए, उससे मैं उस बात की चिंता नहीं करूंगा। जब बंदे को तुरंत पैसों की जरूरत होती है तो वो 2 रुपए कम में भी इशू कर देता है, 2 रुपए ज्यादा में मिल जाए तो बहुत बढ़िया, है ना, तो कम में भी इशू हो सकता है। तो यानी 10 का शेयर हो सकता है मैं 8 में भी इशू कर दूं किसी इंसान को, ठीक है, लेकिन वो 8 रुपए टुकड़ों में लूंगा या एक ही बारी में ले लूंगा, एक ही बारी में। अच्छा, री इशू करते समय एक ही बारी में पैसा लेने की जर्नल एंट्री क्या होती है, पैसा आ रहा है, बैंक डेबिट, फिर एक लाइन खाली, बेटा एक लाइन खाली छोड़नी है, याद रखना, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, ना एप्लीकेशन, ना अलॉटमेंट, ना फर्स्ट कॉल, ना फाइनल कॉल, सीधा क्या वर्ड आ जाएगा, बैंक टू शेयर कैपिटल। बेटा बैंक में कौन सी वैल्यू आती है वो आपको पहले बता देता हूं। बैंक में जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं कितने रुपए पे हमने इशू किया, यानी इशूड एट ₹8 तो 8 रुपए से, इशूड एट ₹7 तो 7 रुपीज से, इशूड ₹4 तो 7 से, यानी जितने भी रुपए में इशू किया है वो वाली वैल्यू, ठीक है। शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू आती है, इसकी पहचान होती है पेड अप वैल्यू। ऐसा लिखा होता है, एक लाइन लिखी होती है कि द फोरफिटेड शेयर्स आर री इशूड एट ₹10 एट ₹7 एज फुल्ली पेड, फुल्ली पेड, फुल्ली का मतलब क्या हुआ, कितने का शेयर था, 10 का, तो 10 रुपए आ जाएगा। अगर ऐसा लिखा हो इशूड एट ₹7 एज ₹9 पेड, ₹9 पेड, तो पेड के साथ कितना लिखा है, 9, तो 9 लिख दोगे। पेड वैल्यू के साथ जो अमाउंट होती है ना, पेड शब्द के साथ जो अमाउंट लिखी हो वो यहां जाएगी। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, मैंने यहां पे एट या 4 क्यों लिखा है, बेटा जब मैं क्लास 12th में था मैंने इतने सारे सवाल किए, सेल्फ स्टडी से मैंने आपको बताया था, पढ़ा था, और मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, तो जब हम सवाल करते थे बड़े उलझ जाया करते थे, कभी कोई वैल्यू आती है कभी कोई वैल्यू आती है, तो मतलब कभी पेड अप वाली, इन चीजों में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती थी। तो इनका एक क्रक्स निकाला मैंने, हिंदी मीडियम वाले क्या इंग्लिश में वर्ड ढूंढ के उनका क्रक्स निकालते हैं, तो कैसे किया मैंने, एक चीज ढूंढनी कॉमन, कि बैंक में जो वैल्यू जाती है वो हमेशा कौन सी होती है, इंग्लिश के एट या 4 के साथ जो अमाउंट लिखी हो वो यहां मल्टीप्लाई कर देना, और इंग्लिश के पेड वर्ड के साथ जो अमाउंट लिखी हो वो यहां मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये सन 2005 में मैंने ये बातें ढूंढ के निकाली थी अपने टाइम पे, ठीक है, तो आज तक आप लोगों के काम आएंगी, इस बात को याद रख लोगे। एट के साथ जो वैल्यू होती है या 4 के साथ जो वैल्यू लिखी होगी वो बैंक में डालना, और पेड वर्ड के साथ जो वैल्यू लिखी होगी वो शेयर कैपिटल में। अब हो सकता है कि आपने 10 वाला शेयर 7 रुपए में इशू किया हो, तो 3 रुपए डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आएगी, हाँ या ना। तो अगर आपने सस्ते में इशू कर दिया, आपकी बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में आ रही है तो आप यहां लिखना ये आपके लिए नुकसान है, और इस नुकसान की भरपाई आप कहां से करोगे, इस इनकम से करोगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से, ठीक है। कौन सी वैल्यू, बैलेंसिंग फिगर, यानी इसमें से ये माइनस कर देना। बाई चांस अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आ गई, आपने एक लाइन खाली छोड़ी हुई थी,
या तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगी या क्रेडिट में आएगी। अगर क्रेडिट में पैसा कम पड़ रहा है तो वो आपके लिए फायदा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख देना, ठीक है। आ रहा है समझ? नुकसान हो यानी डेबिट में कम पड़े तो शेयर फॉरफीचर, 90% सवालों में शेयर फॉरफीचर ही होगा। 2-4 सवाल होंगे जिसमें क्या हो सकता है, क्रेडिट में कम पड़ेगा तो क्या लिख दोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? आ रहा है। देखो बेटा, सवाल जो बताता है इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन में केवल यहीं तक होती है सारी बातें, उस इंफॉर्मेशन में। अब एक एंट्री जिसको मैं बोलता हूं लास्ट की फ्री की एंट्री, यानी सवाल में कहीं कुछ लिखा नहीं होता उसके बारे में, लेकिन जब जब सवाल में री इशू होगा, जब जब सवाल में री इशू होगा तब तब सवाल में रिजर्व की एंट्री आएगी, ठीक है। आओ, तो रिजर्व की एंट्री कैसे आती है, क्या होती है, ट्रांसफर टू रिजर्व की एंट्री बोलते हैं इसको, ट्रांसफर टू रिजर्व। शेयर फॉरफीचर के बचे हुए बैलेंस को, ये क्रेडिट था, ये डेबिट है, शेयर फॉरफीचर के बचे हुए बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कौन से रिजर्व में बेटा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अमाउंट कौन सी आती है, अमाउंट आती है वर्किंग नोट से। अमाउंट कहां से आती है, अगर या अगर वगर क्या, आप तो चलो ठीक है एक ही फार्मूला सीख लो, अगर वगर रहने दो। क्रेडिट इनटू नंबर अपॉन नंबर, क्रेडिट इनटू नंबर अपॉन नंबर माइनस डेबिट, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे पढ़ लो, क्रेडिट माइनस डेबिट, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ऐसे पढ़ लेते हैं। केस 1 में कह रहा हूं कि मान लो मैंने 200 शेयर फॉरफीट किए थे और री इशू भी पूरे 200 शेयर कर दिए, जितने शेयर फॉरफीट हुए उतने पूरे के पूरे री इशू हो जाते हैं अगर, तो हमारा फार्मूला शॉर्टकट लग सकता है क्या, क्रेडिट माइनस डेबिट। शेयर फॉरफीचर जितने से क्रेडिट हुआ था वो हमारी इनकम थी, जितने से डेबिट हुआ वो हमारा नुकसान था, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, वो वैल्यू यहां लिख दो, ठीक है। रिजर्व में भेज दो जो डिफरेंस अमाउंट है, क्लियर है। लेकिन अगर मान लो 200 फॉरफीट हुए थे, लेकिन जब री इशू किए तब कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो 200 खरीदे, 100 वाला बंदा ही मिला, ठीक है। तो कितना पैसा जाएगा जब कम री इशू होते हैं, ज्यादा तो हो नहीं सकते, 200 फॉरफीट किए थे तो 210 तो री इशू नहीं हो सकते, 200 से कम हो सकते हैं। तो जब री इशू कम हुए हो तब भी फार्मूला क्रेडिट माइनस डेबिट ही है। बस क्या याद रखना है, इसे क्रेडिट को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है नंबर अपॉन नंबर से। किससे, नंबर अपॉन नंबर से। नीचे डिवाइड करना है नंबर ऑफ फॉरफीटेड से और मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ शेयर री इशूड से। यानी कि अगर 200 शेयर फॉरफीट किए और 100 शेयर री इशू किए तो 200 से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे। आ रहा है याद, क्लियर है। तो क्रेडिट माइनस डेबिट ही है फार्मूला, लेकिन अगर कम से शेयर इशू हुए हो तो ये फार्मूला लगता है। और पता है क्यों लगता है, ये फार्मूला रटवाना नहीं है, समझा देता हूं क्या है इसका मीनिंग। बेटा ये जो क्रेडिट हुआ था 2-4 दिन पहले भी मैंने किसी सवाल में एक बात बोली थी, जो दिया है उससे डिवाइड करो, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो, यही बात बोली थी। तो बेटा एक बात बताओ, ये जो क्रेडिट है ये कितने शेयर पे हुआ था, 200 पे, तो इसको कितने से डिवाइड करूं। और ये जो डेबिट हुआ यानी जो मेरे को नुकसान हुआ है वो कितने शेयर पे हुआ है, केवल 100 पे, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं, 100 से, ठीक है। यानी ये जो क्रेडिट वाली वैल्यू है 200 शेयर के लिए थी, तो 200 से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे। हो गया फार्मूला याद। ये आपका यहां पे चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। यानी आप चैप्टर में कॉन्सेप्ट नाम से कुछ नहीं बचा है। इस चैप्टर में 1-2 एक्स्ट्रा चीजें जरूर आएंगी, ईएसओपी, ईएसओएस वगैरह 2-4 चीजें आने वाली हैं, लेकिन वो काम की नहीं है। जो काम का होता है वो प्रोराटा टेबल और यहां तक की एंट्री होती है। यानी 8 एंट्रीज तो आपको आती है एप्लीकेशन से लेके फाइनल कॉल तक की, और 3 एंट्री ये 11 एंट्री करते ही हमारा सवाल पूरा हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया ये जो मैंने अभी बताया। लास्ट एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहां पे एक छोटी सी बात और बताने वाली थी कि अगर सवाल में बाई चांस किसी सवाल में री इशू की एंट्री में पेड वर्ड गिवन ही नहीं है, ट्रांजैक्शन में ये लिखा है री इशूड एट ₹7, पेड नहीं बताया, पेड नहीं बताया। जब पेड नहीं बताया हो तो कॉल्ड अप ही पेड अप माना जाता है। जो पिछली एंट्री में कॉल्ड अप रहा होगा ना वही क्या मानना है, पेड अप। यानी अगर वहां 7 रुपए था तो 7 लिख देना, अगर वहां 10 रुपए से मल्टीप्लाई किया था तो 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। पेड अप का मीनिंग अगर सवाल में पेड वर्ड है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करोगे, कॉल्ड ही पेड होगा,
डन। अब इस सवाल में एक छोटी सी बात और, बाई चांस जो शेयर हमने फोरफिट किए हैं वो हमने प्रीमियम पे इशू किए होते, किस पे किए होते? प्रीमियम पे। तो प्रीमियम मांगते समय हमने क्या किया होता? डेबिट या क्रेडिट जब मांगा होता? कुछ याद नहीं हो रहा ना? घर पे जाके पढ़ना शुरू कर दो बेटा। जब मांगते हैं तो एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मैंने पहले भी बताया कैपिटल की पूंछ होता है प्रीमियम, हाँ या ना? कैपिटल की पूंछ होता है प्रीमियम। तो शेयर कैपिटल जब क्रेडिट हो रहा था तो प्रीमियम क्रेडिट हो रहा था, आज शेयर कैपिटल डेबिट हुआ है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होगा बेटा? डेबिट होगा। और मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? इसकी वैल्यू, है ना? पहली बात तो ये डेबिट कब होगा? जब मांगा हो और ना मिला हो तो ही डेबिट करना। ये डेबिट केवल कब करोगे? जब आपने मांगा हो और आपको उस बंदे से ना मिला हो तो ही डेबिट करोगे, अदरवाइज इसको डेबिट नहीं करोगे। मान लो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अलॉटमेंट के टाइम प्रीमियम था, उस बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, मैंने शेयर फोरफिट कर दिए, बताओ प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं होगा? बोलो। दो कंडीशन चेक करनी है। मांगा, हाँ सर आपने अलॉटमेंट मांगा था उस बंदे को, क्या उसने नहीं दिया? हाँ सर उसने अलॉटमेंट नहीं दी। अलॉटमेंट नहीं दी इसका मतलब प्रीमियम नहीं मिला, डेबिट होगा या नहीं होगा? होगा। दूसरी सिचुएशन दे रहा हूं, अलॉटमेंट पे भी प्रीमियम था, फर्स्ट कॉल पे भी प्रीमियम था और मैंने दोनों का वेट किया, उसने नहीं दिया, मैंने दोनों में मैंने अब शेयर फोरफिट कर दिए। अब बताओ प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं होगा? होगा। अलॉटमेंट वाले प्रीमियम से भी और फर्स्ट कॉल वाले प्रीमियम दोनों से जोड़ के होगा, क्योंकि दोनों चीजें मांगी और दोनों चीजें नहीं मिली। अगला, अलॉटमेंट पे प्रीमियम नहीं था, फर्स्ट कॉल पे था, उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और मैंने शेयर फोरफिट कर दिया। अब प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि मैंने प्रीमियम मांगा फर्स्ट कॉल पे और उसने नहीं दिया, दोनों कंडीशन प्रूव हो गई, होना चाहिए। अब सुनना बेटा, जो प्रीमियम था ना वो फाइनल कॉल पे था। प्रीमियम कब था? फाइनल कॉल पे। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे तो था ही नहीं, फाइनल पे था। उसने अलॉटमेंट नहीं दी, मैं नाराज हो गया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, मैं गुस्सा होकर मैंने शेयर फोरफिट कर दिए। अब प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं हुआ? हमने मांगा क्या उससे? हमने मांगा ही नहीं सर, फाइनल कॉल आती तब मांगते। तो जब मांगा ही नहीं, पहली कंडीशन फेल हो गई, तो दूसरी चेक क्या करनी? जब पहली कंडीशन फेल हो गई तो इसका मतलब आएगा ही नहीं। ये कब आएगा? जब दोनों कंडीशन प्रूव हो जाए, हमने मांगा हो और उसने ना दिया हो। आओ अगली सिचुएशन देखते हैं। बेटा अलॉटमेंट पर प्रीमियम था, उसने दे दी अलॉटमेंट, एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट पे प्रीमियम था वो भी दे दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, मुझे आया गुस्सा, मैंने कुछ नहीं किया, फाइनल कॉल नहीं दी, अब मैंने उसके शेयर फोरफिट कर लिए। आ रही है बात समझ? अब मैंने फाइनल कॉल फोरफिट कर लिया, बताओ अब मुझे प्रीमियम डेबिट करना है या नहीं करना? क्यों नहीं करना? प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम पे था, तो कंडीशन चेक करो, मांगा था क्या? जी हां, अलॉटमेंट के टाइम पे था और अलॉटमेंट तो मांगी थी। क्या उसने नहीं दिया? उसने तो दे दिया, यानी ये वाली कंडीशन फेल हो गई। जब दोनों कंडीशन प्रूव हो जाए कि मैंने मांगा हो और उसने नहीं दिया हो तो ही डेबिट होगा। ठीक है, लास्ट, उसके बाद नहीं, फिर खत्म ये टॉपिक। अलॉटमेंट के टाइम प्रीमियम था, उसने दे दिया, फर्स्ट कॉल के टाइम प्रीमियम था, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल के टाइम कुछ भी नहीं था, उसने नहीं दिया, मेरे को आया गुस्सा, मैंने फाइनल कॉल के बाद शेयर फोरफिट कर दिए। ठीक है, अब प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं? पहला सवाल तो ये होगा। अलॉटमेंट के टाइम प्रीमियम था और उसने दे दिया था, तो बताओ डेबिट होगा या नहीं होगा? ये वाला नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट कॉल के टाइम जो था प्रीमियम, हमने मांगा और उसने नहीं दिया, ये वाला होगा। यानी दो बार प्रीमियम है, लेकिन डेबिट केवल कौन से वाला होगा? फर्स्ट कॉल वाला, जो हमने मांगा और उसने नहीं दिया। कॉन्सेप्ट आ गया सभी को समझ में? बस ये इस चैप्टर की खास बात थी जो आप लोगों ने 12th में नहीं सीखी थी, अब आपको क्लियर हो गई होगी ये बात। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसके नोट्स कॉपी कर सकते हैं। एक दो सवाल करते हैं तेजी से, फिर बाद में कॉपी कर लेना। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ। करें? 13 नहीं, आपके में 12 होगा शायद। कौन सा है? कमल लिमिटेड। कौन सा है नई बुक में? ये 12 पे है ना? चलो आओ एक दो सवाल कर लेते हैं, फिर आप लोग बाद में एक साथ कॉपी कर लेना। इसकी ब्राइटनेस कम है या क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 कमल का है क्या? ठीक है,
कमल लिमिटेड का सवाल है। आओ सवाल की समरी बता देता हूं। कमल लिमिटेड ने इशू किए 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो देखो इशू के बारे में बता रहे, बताने को तो वो कितने शेयर इशू किए थे, 40,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच, पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन कॉल और 2 पर शेयर ऑन, हाँ 3-2-3-2 है ना। एप्लीकेशन ऐसे लिखते हैं, याद है समरी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 3-2-3-2 हो गया क्या 10। ठीक है, अब आगे सुनो। मिस्टर गणेश, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, वॉज अलॉटेड 400 शेयर्स। एक मिस्टर गणेश था जिसको हमने कितने शेयर दिए थे, 400 शेयर दिए थे गणेश को, यहां लिखते हैं ऊपर। अब वो केस 1 और केस 2 अलग अलग बता रहे, पहले मैं केस 1 की बात कर देता हूं। केस 1 यानी कि गणेश ने क्या किया, गणेश कुड पे ऑन एप्लीकेशन मनी। कह रहे वो केवल एप्लीकेशन का पैसा दे पाया, कुड पे ऑन एप्लीकेशन मनी यानी वो दे पाया। ऑन हिज फेलियर टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, कह रहा वो क्या नहीं दे पाया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया। हिज शेयर वर फॉरफिटेड। बताओ बेटा फॉरफिट कब होंगे, यहां। तो बेटा यहां पे एक लाइन खींच लेंगे और एफएफ लिख देंगे, फॉरफिट हो गए। ये लाइन खींचना जरूरी है, यानी फॉरफिट कब हुए ये बात हमें आइडेंटिफाई हो जाती है इस लाइन से। ठीक है, दूसरा केस वो क्या बोल रहा है, यही गणेश, ये सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, है ना, 2 अलग अलग सवाल है। कह रहा है यही गणेश जिसके पास कितने शेयर थे, 400 शेयर थे, पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, और बट कुड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट का पैसा नहीं दे पाया। कॉस्ट तो ये भी थी और ये भी थी। कह रहे हैं हिज शेयर वर फॉरफिटेड, तो हमने उसके शेयर क्या कर लिए, यहां पे फॉरफिट कर लिए। ठीक है, यहां पे फॉरफिट कर लिया, हाँ या ना। चलो बेटा हम लोग है ना ये वर्ड यूज नहीं करेंगे, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, हम क्या वर्ड यूज करने वाले हैं, कॉल सिनेरियो वर्ड यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलो पहले केस 1 का आंसर कर देते हैं। अच्छा तीनों टॉपिक होंगे, केवल पहली एंट्री का टॉपिक है ये। अच्छा सॉल्यूशन, देखो पहली बात तो हमें ये सारी एंट्रीज नहीं करनी है, हमसे एंट्री किस चीज की पूछी गई है, लिखा था गिव जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। केवल आप फॉरफीचर की एंट्री की बात कर लेते हैं, पूरे सवाल की बात नहीं करेंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल जो 8 एंट्रीज होती हैं, हम केवल किस टॉपिक की बात करें, फॉरफीचर का पॉइंट समझना चाहते हैं। तो आओ केस 1 में देखते हैं। बेटा एंट्री लिख देते हैं, शेयर कैपिटल डेबिट, वैल्यू निकाल लेंगे, चलो एक एक करके निकालते चलते हैं। कितने शेयर फॉरफिट करने हैं, 400। जिस दिन मुझे फॉरफिट करने हैं उस दिन तक कॉल्ड अप वैल्यू क्या है, कॉल्ड अप वैल्यू यानी इस दिन फॉरफिट करने कितना दिख रहा है, बिल्कुल सही, यही बात सिखाने की थी। कितना आ गया, 3200। 2 में क्या वर्ड यूज करेंगे, कॉल्स इन एरियर। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 400। हर शेयर पे कितने रुपए नहीं मिले वो लिखना है, जो नहीं मिले यानी कि 5। और 2 शेयर फॉरफीचर में क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर यानी कि 1200, हाँ या ना, क्लियर है। अच्छा ये 1200 क्या रिसीव्ड वाली वैल्यू होनी चाहिए थी, हाँ या ना, होनी तो वही चाहिए ना जो रिसीव्ड हो। इस बंदे से रिसीव क्या हुआ था, 3, यानी अगर 400 × 3 भी लिखते तो भी 1200 ही आता, लेकिन अपन निकालेंगे हमेशा बैलेंसिंग फिगर। केस 2 देख लो, केस 2 के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पे ये 2 चीजें, पहले शेयर कैपिटल डेबिट कर दूं, शेयर कैपिटल डेबिट होगी, फिर से 400 शेयर फॉरफिट हुए हैं, जिस दिन फॉरफिट हुए हैं उस दिन तक कितने रुपए मांग चुका हूं, पूरे 10 रुपए मांग चुका हूं। ये बात समझ आई या नहीं आई। 2 कॉल्स इन एरियर, 2 कॉल्स इन एरियर, 400 शेयर पे इस बंदे से ये 2 चीजें नहीं मिली, यानी कि 3 और 2 5 रुपए नहीं मिले, 2000। और 2 शेयर फॉरफीचर में बैलेंसिंग फिगर आएगी यानी कि 2000। क्या ये 2000 रिसीव्ड वाली वैल्यू होनी चाहिए थी जो इस बंदे से मिली हो। चेक करो इस बंदे से मिला कितना था, 3 और 2 5, 400 × 5 लिखता तो भी 2000 ही आता। फॉरफीचर समझ में आ गया आप लोगों को, नया था लेकिन आसान था। ठीक है, जब 12th वाला बच्चा कर लेता है सीबीएसई वाला, तो फिर आरबीएसई के तो फर्स्ट ईयर यानी आप बड़े बच्चे हो चुके हो, है ना, तो सीख ही जाओगे। अच्छा ये था। अगला सवाल अरुण का है क्या, चलो ठीक है, ये प्रीमियम वाला है, ये एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 डालो, अरुण लिमिटेड। देखो अरुण लिमिटेड के सवाल में क्या दे रखा है, इशूड 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो यहां पे क्या लिखूंगा, 40,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 + 2 =
ये कैपिटल की, ये प्रीमियम की और ये ड्यू, हाँ या ना? कैसे? 3, 5, 2 और बैलेंस, है ना? तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड या फाइनल डालता हूं। 3 यहां लिखेंगे, 5 यहां लिखेंगे, 2 यहां और बैलेंस 3 और 5 8 हो तो 10, तो बैलेंस कितना बचा? इस 5 में प्रीमियम शामिल था, यानी ये कितना था? 2, तो कैपिटल का कितना रहा होगा? 3, और ये 3, ये 2, ये 2, ये याद आ रहा है? मैं इसीलिए शुरुआत से आप लोगों को ये चीजें समझाता हुआ आ रहा हूं ताकि आपको आगे तक दिक्कत ना हो। ये समरी आप भी देखना कितनी ज्यादा काम आएगी। जो लोग ये नहीं बनाते उनकी ये एंट्री कैसे गलत होती है, अब सिखाऊंगा आप लोगों को इस सवाल में। आओ, लिखा हुआ है, कह रहे मिसेज महिमा वाज अलॉटेड 800 शेयर्स। तो यहां पे बात करते हैं मिसेज महिमा की, ठीक है? वो उसके पास कितने शेयर थे? 800 शेयर। क्या हुआ इसके साथ? केस 1 में देखते हैं। कह रहे जर्नल एंट्रीज फॉर फ्यूचर की देनी है आपको। पहला पॉइंट, मिसेज महिमा कुड नॉट पे, कुड पे नहीं बताया, क्या बताया? कुड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, हर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। ये अलॉटमेंट नहीं दे पाई, फर्स्ट कॉल नहीं दे पाई और इसके शेयर यहां पे ही फॉरफिट हो गए, हाँ या ना? ये केस 1 था। केस 2 में क्या बोला हुआ है? पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी व्हेन ड्यू। कह रहे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो उसने समय पे दे दिया था, बट कुड नॉट पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, लेकिन वो ये नहीं दे पाई। सेम सवाल है, ये देखो, बस इस सवाल में एक्स्ट्रा क्या हो गया? प्रीमियम आ गया। यही तो हुआ कि ये प्रीमियम एक्स्ट्रा आ गया, बाकी तो सवाल डिट्टो वही है जो ऊपर वाले में था, वैल्यू भी शायद वही है, नहीं वैल्यू अलग है ऑब्वियसली, 3 3 2 2, ठीक है? करें, देखो बेटा, केस 1 की एंट्री, क्योंकि सवाल सिक्योरिटी प्रीमियम का आ गया तो वो पॉइंट और ध्यान रखना। पहले तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा। अब यहां बच्चों से गड़बड़ क्या होती है? कितने शेयर फॉरफिट करने हैं? 800 इंटू, जब मैंने फॉरफिट किया उस दिन तक कितने रुपए मांग लिए? बताओ बताओ कितना आएगा कॉल्ड अप में, जल्दी से। हाँ, कितना? 8 है, 8 रुपए। 3 और 5 8 हो तो 10 नहीं हुआ? कितना हुआ? 3 और 5 8 और 2, फॉरफिट तो यहां कर रहा हूं ना। किसका? ये वाला सही गिन रही थी। कैपिटल ही काउंट करना है। जिस दिन शेयर फॉरफिट हुआ उस दिन तक कैपिटल के कितने रुपए मांगे, यानी ये सी वाली लाइन ही जरूरी थी। 3 और 3 6 और 2 8। यही बात मैं सिखाना चाह रहा था कि केवल कैपिटल का काउंट करना है। जो बच्चे गलतियां करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ये बात समरी या तो नहीं आती, या समरी बनाना नहीं आती, या समरी के बारे में जानते नहीं है। समझ गए अब तो ये बात? अब तो गलती नहीं होगी। वेरी गुड, अब सीख गए आप लोग। 8 2 64, 6400। क्या ये सवाल सिक्योरिटी प्रीमियम का था? जी हाँ। क्या हमें सिक्योरिटी प्रीमियम केस 1 में हमने मांगा? हाँ। क्या हमें नहीं मिला? अलॉटमेंट नहीं मिला, इसका मतलब प्रीमियम नहीं मिला। तो क्या डेबिट होगा? जब दोनों का जवाब हो जाए तो ये होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट। 800 शेयर पे 2 रुपए प्रीमियम की रकम थी, यानी कि 2 कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर बोलते हैं इधर वाली वैल्यू को, इनको। 5 रुपए ये नहीं मिले, 2 रुपए ये नहीं मिले, यानी कि 800 इंटू 7 कितने रुपए? 5600। और 2 शेयर फॉर फीचर ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर 4 और 6 10 और 6 सॉरी 6 से 6 400 2400, हाँ या ना? क्या ये अमाउंट रिसीव्ड वाली वैल्यू होनी चाहिए थी? 800 इंटू 3 2400 रुपए। डन? क्लियर है? चलो सेकेंड एंट्री और देख लेते हैं फटाफट से। शेयर कैपिटल डेबिट, ये आसान है। 800 इंटू कितना? 12। कितना आएगा जिस दिन फॉरफिट कर रहे हैं? सर कैपिटल वाले पे फिंगर रखो, यानी कि 10, 8000 रुपए। क्या ये सवाल सिक्योरिटी प्रीमियम का था? जी हाँ। क्या यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट नहीं होगा क्या? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम था और वो हमें मिल गया, तो यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आना चाहिए। आपके हिंट के लिए लिखा है बस मैंने, ठीक है? 2 कॉल्स इन एरियर, 800 इंटू ये 2 चीजें नहीं मिली, यानी 4 रुपए 3200। 2 शेयर फॉर फीचर ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर 2 और 8 10 1 और 3 4 और 4 8 4800। हो गया मैच? ठीक है? अरे समझ। तो ये तो था फॉर फीचर का टॉपिक। अगले कुछ एंट्रीज री इशू पे आ जाएंगे, फिर रिजर्व पे तो मैं करवा दूंगा। छोटी छोटी एंट्री वैसे सीबीएसई वालों को आता भी होगा, ठीक है? आप लोगों को करवा दूंगा। फिर बड़े सवाल आ जाएंगे जो पेपर में 20 मार्क्स का आते हैं, यानी प्रोराटा के साथ फॉर फीचर, री इशू, रिजर्व, तो वो हो जाएगा। क्या
सब आ जाएगा उसके अंदर, है ना, पूरी खिचड़ी पका देंगे उसके अंदर। चलिए बिल्कुल, तो आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।